बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर सुहेल है। इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के मतलब बताऊंगा कि हम रेफरेंस में क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं जो बहुत अच्छा हो, एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखते हैं जिसके साथ हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स के मतलब भी बताऊंगा कि आंसर हम कैसे देंगे, आंसर हम कितना लिखेंगे, इनकी लेंथ कितनी होगी, ये चीज़ें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप जानते हैं बोर्ड के पेपर में 5 स्टैंजा आते हैं, आपने 3 स्टैंजा करने होते हैं। 5 स्टैंजा में से 2 स्टैंजा प्लेज में से आते हैं और 3 स्टैंजा पोएम्स में से आते हैं। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि वो 3 स्टैंजा जो पोएम्स में से आते हैं वो ही करें, क्योंकि ये करना ज़्यादा आसान होते हैं बनिस्बत प्लेज के स्टैंजा में से। तो चलें हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ये 7 मार्क्स का पेपर होता है। 7, 7, 6 3 स्टैंजा जो आपने करने होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। उनकी डिवीज़न ये होती है 7, 7 और 6। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में आप ये लाइंस लिखते हैं, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेजर बाय विलियम हेनरी डेविस। विलियम डेविस या WH डेविस। रेफरेंस आप इस तरह लिखेंगे, तमाम पोएम्स का रेफरेंस एक जैसा होगा, बस पोएम का नेम तब्दील होगा और पोएट का नेम तब्दील होगा। ये बात आप ज़हन में रखें। पोएम का नेम इन्वर्टेड कोमास में आएगा, जबकि पोएट का नेम विदाउट इन्वर्टेड कोमास में रहेगा, सिवाय एक पोएम के, इमेजेस एंड इम्प्रेशंस। आपकी एक पोएम है इमेजेस एंड इम्प्रेशंस, उसका रेफरेंस मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा जाएगा। जब हम वो पोएम पढ़ेंगे मैं आपको वहाँ पे उसका रेफरेंस बता दूँगा। बाकी तमाम पोएम्स का रेफरेंस एक जैसा लिखा जाएगा, वो मैंने आपके सामने बता दिया है, डिस्कस कर दिया है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मरकज़ी ख्याल, निचोड़। जो पोएम आपने पढ़ी है, जो लाइंस बोर्ड में आई हैं, जो पोएम्स आपने पढ़ी हैं, उन पोएम का कॉन्टेक्स्ट अच्छे अंदाज से लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट इस तरह का हो कि कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर हमें पूरी पोएम का स्केच मिल जाए कि इस पोएम में क्या डिस्कस किया गया है। जैसे मैंने भी एक कॉन्टेक्स्ट लिखा है और आप इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर पूरी पोएम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पोएम में क्या डिस्कस किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम पढ़कर पूरी पोएम को देख सकें, पूरी पोएम का जायज़ा ले सकें। कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर हमें पता चल जाए कि पोएम में क्या डिस्कस किया गया है। कॉन्टेक्स्ट 6 से 8 लाइन्स, 5 से 8 लाइन्स इतना होना चाहिए, या इतना कॉन्टेक्स्ट हो जिसको पढ़कर पोएम के मुतालिक हमें पता चल जाए। टुडे मैन इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ। आज आदमी मसरूफ़ ज़िंदगी बसर कर रहा है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज एंड फियर्स। उसकी ज़िंदगी परेशानियों और खौफ व ख़तरा से भरी हुई है। He has no time to sit under the shady trees. सायादार दरख्तों के नीचे बैठने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। To see the dancing feet. रक्स करते हुए, डांस करते हुए कदमों को देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। To see the starry streams. सितारों से भरी नदियों को देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। And to see the smiling lips. और मुस्कुराते हुए होंठों को देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस पोएम का मुकम्मल स्केच दिया है
कि इंसान मसरूफ़ ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस पोएम में भी यही डिस्कस किया गया है कि इंसान मसरूफ़ ज़िंदगी बसर कर रहा है, और इस पोएम में यही डिस्कस किया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में वरीज़ और फ़ियर्स हैं, खौफ व ख़तरात और परेशानियां हैं, और उसके बाद इंसान के पास खूबसूरती के मुख्तलिफ़ मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वक़्त नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कितनी होनी चाहिए? देखें, ये यूनिवर्सिटी शीट है, आप यहाँ पे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन, आप इस तरफ से आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन शुरू करें। ये एक पेज आप लिखेंगे, उसके बाद दूसरा पेज, ये 2 पेजेस पे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हमें लिखनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन में कोटेशन से बाज रहें, कोटेशन ना लिखें। जितना टाइम आपने कोटेशन को देना है, जितनी तवज्जो आप कोटेशन पे लगाते हैं, उतनी तवज्जो अगर आप तशरीह पर लगाएं तो बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बोर्ड में आप बहुत ज़बरदस्त मार्क्स ले सकते हैं। ये हमारे ज़हनों पर मुसल्लत कर दिया गया है कि कोटेशन के बगैर नंबर नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बच्चे कोटेशन को याद करते रहते हैं, उनकी सारी तवज्जो कोटेशन की तरफ चली जाती है, और जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो बुनियादी मकसद है, वो स्किप हो जाता है। यानी सही तरीके से तशरीह करनी है। जो लाइंस उसने दी हैं, उन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना है। एक बात, अगर उन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए उन लाइंस से पहली वाली लाइंस का सहारा लेना पड़े, तो हम उन लाइंस को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि एक तरतीब बन जाए। बोर्ड में जो 2 और 3 लाइंस आती हैं, उन लाइंस को सबसे पहले एक्सप्लेन करें। एक बात, अगर उन 2 और 3 लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उन लाइन से ऊपर वाली लाइंस की ज़रूरत पड़े, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ऊपर वाली लाइन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और फिर जो बोर्ड में लाइंस आई हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि उन लाइन से नीचे वाली जो लाइंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ताकि एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप उन लाइंस को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो 1 और 2 पेजेस रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। 2.5 पेजेस पे भी आप ले जा सकते हैं। बच्चों, टू द पॉइंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें, मुनासिब स्पेस दें। एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेस ना हो कि चेकर, एग्जामिनर को ये नज़र आए इस बच्चे ने शीट फिल करने की कोशिश की है। अक्सर बच्चे एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हैं। उनका ज़हन होता है कि पेजेस फिल किए जाएं, लेकिन याद रखेगा, पेजेस डोंट मैटर, इट इज़ मटीरियल एंड स्टफ़ विच मैटर्स। पेजेस मैटर नहीं करते, मटीरियल और स्टफ़ जो आपने तशरीह की है वो मैटर करती है। आपकी ग्रामर मैटर करती है, आपकी वोकैबुलरी मैटर करती है। आप सिंपल अंदाज में भी जवाब दे सकते हैं, सिंपल अंदाज में जवाब दें। ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है। अगर कर ले तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं है। इसलिए आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 2 पेजेस या 2.5 पेजेस पे लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में जो लाइंस दी हैं उन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना है। अगर उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन लाइन से ऊपर वाली लाइन की ज़रूरत है तो उनको भी एक्सप्लेन कर दें। अगर बोर्ड में जो लाइंस आई हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको उन लाइन से नीचे वाली लाइंस की ज़रूरत है, यानी पोएम है, एक कंप्लीट पोएम है, पोएम के दरमियान में से 2 लाइंस आती हैं, तो आप उन 2 लाइंस की तशरीह करते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो जो 2 लाइंस बोर्ड में आई हैं, उन 2 लाइंस के ऊपर भी कोई लाइंस हैं जो कि उनके साथ मिली हुई हैं या आपस में मिली हुई हैं, और उन 2 लाइंस के नीचे बाद में भी लाइंस हैं, वो भी आपस में मिली हुई हैं। ये सब लाइंस आपस में मिली हुई हैं, और इस तरह आप तशरीह करें। पहले ऊपर वाली लाइंस को थोड़ा सा बयान कर दें, फिर जो बोर्ड में लाइंस आई हैं उनको डिटेल से बयान करें, और फिर पोएम के नीचे जो लाइंस हैं
उनको थोड़ा बहुत बयान कर दें। पहले जो लाइंस आई हैं उनको एक्सप्लेन करें, और लास्ट पे जाकर अगर इन लाइंस में राइम स्कीम है तो राइम स्कीम मेंशन करें। मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच अगर उन लाइंस में मौजूद हैं तो उनको भी 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दें, और लास्ट पे 3-4 लाइनों का कंक्लूजन भी निकाल दें। तशरीह करने के बाद लास्ट पे 3-4 लाइनों का कंक्लूजन, कि आप ये कह लें उन लाइंस का कॉन्टेक्स्ट लिख दें जो लाइंस बोर्ड में आई हैं। 3-4 लाइन ऐसी लिखें कि उनको पढ़कर भी वो लाइंस समझ में आ जाएं। तो इस तरह आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट में मेंशन करें। उसके बाद प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में जो हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं उनकी लेंथ, मिसाल है आप यहाँ से आप पेज के स्टार्ट से क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। आप यहाँ से आंसर शुरू करें, एक पेज ये है, उसके बाद 2 पेज, उसके बाद 3rd पेज हाफ, 2.5 पेजेस पे आप आंसर लिखें और कोटेशन से बाज रहे। मैं कोटेशन के ख़िलाफ़ हूँ। बच्चे कोटेशन का ज़हन में रखते हैं, बच्चे कोटेशन के पीछे पड़े रहते हैं और जो बोर्ड में सही आंसर है वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। तो क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक के मुताबिक होना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक लाजमी पढ़ें और जो क्वेश्चन बोर्ड में आए उसको जज करें वो क्वेश्चन कौन सा है। टीचर पढ़ाने वाले हर लेसन के 2 और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो हर लेसन के 2 और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। मैं ख़ुद तमाम पोएम्स के 1 और 2 क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट स्टोरी के 2 और 3 या कुछ शॉर्ट स्टोरी के 4 क्वेश्चन भी हैं, किसी का 1 भी है, 1, 2, 3, 4। हर शॉर्ट स्टोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी बोर्ड के मुताबिक बहुत अहम होते हैं। मैं भी वो आपको बताऊंगा। आप उन क्वेश्चन को याद कीजिएगा, उनके आंसर दीजिएगा। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक अच्छी बुक है, इसमें अच्छे जवाब दिए हुए हैं। तो आंसर की लेंथ 2.5 पेज होने चाहिए। 3 पेज पे भी जा सकता है, 3 पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पेजेस भी हो सकते हैं। अगर मटेरियल, अगर स्टफ़ आपने अच्छा लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आया है उसके मुताबिक आपने आंसर दे दिया है, तो ज़रूरी नहीं पेजेस भरने के लिए आप दाएं बाएं के गप्पे शप्पे मारें बीच में। इस तरह आप लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर आपका मटेरियल और स्टफ़ अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। लिहाजा बोर्ड में जो क्वेश्चन आए, टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी होगी, टेक्स्ट बुक के मुताबिक आप उसका आंसर दें। आंसर 2 पेजेस का भी हो सकता है, 2.5 पेजेस का भी हो सकता है, 3 पेजेस का भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने खुद भी बताया होता है 150 to 200 वर्ड्स का आंसर लिखें, 200 to 225 वर्ड्स का आंसर लिखें, 150 से 200 अल्फाज का आंसर लिखें, 200 अल्फाज से 225 अल्फाज तक जवाब लिखें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप घर में बैठकर इन शीट्स पे आंसर लिखें और वर्ड्स काउंट करें कि 2 पेजेस पे कितने वर्ड्स आते हैं, 1.5 पेजेस पे कितने वर्ड्स आते हैं, 3 पेजेस पे कितने वर्ड्स आते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखो, पेजेस डोंट मैटर, इट इज़ मटेरियल एंड स्टफ़ विच मैटर्स। पेजेस मैटर नहीं करते, ये मटेरियल और स्टफ़ है जो मैटर करता है। क्वेश्चन का आंसर आपने कितने अच्छे अंदाज से दिया है, आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं, आपने एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान ज़्यादा स्पेस तो नहीं दी, पेजेस भरने के लिए आपने इतनी ज़्यादा स्पेस दी हो, ऐसा तो नहीं। तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो कोटेशन ना लिखें आप, इंशाअल्लाह आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। विदाउट कोटेशन लिखें।
जितनी तवज्जो और सोचो विचार हमने कोटेशन के लिए करनी है, अगर इतनी सोचो विचार और तवज्जो हम क्वेश्चन के आंसर पर दे दें तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसने ये भी नहीं लिखा होता आंसर द क्वेश्चन विद कोटेशन, कि इस क्वेश्चन का जवाब दें कोटेशन के साथ, ऐसे नहीं लिखा होता। आप आंसर पे तवज्जो दें। 1.5 पेज भी आंसर ज़बरदस्त होगा, 2 पेजेस भी आंसर ज़बरदस्त होगा, और इसने एक तरतीब से हुसन के साथ आंसर दें। कोटेशन से बाज रहें, कोटेशन ना लिखें, इंशाल्लाह आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, प्लीज़ योर सजेशन, क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम, कमेंट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें, या स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है उस पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें। इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई लाजमी दूंगा, आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगा और आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। इंशाल्लाह यू विल हैव सक्सेस, यू विल गेट ब्रिलियंट मार्क्स, आप ही कामयाब होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।